So first of all, thank you guys for joining this session. And today we will be exploring memoization. We will be building a mental model around this word memoization so that हमें ये क्लियर हो जाए इसकी इम्पोर्टेंस, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए. ओके यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग मेमोरी. अब ये जो वर्किंग मेमोरी है, ये जो वर्ड है, दिस इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दी एजेंडा कि आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू मेमोराइजेशन, आई विल एक्सप्लेन कि वर्किंग मेमोरी क्या है और आई विल टेस्ट योर वर्किंग मेमोरी. ओके जो जो भी इस कॉल पे हैं उनकी. फिर हम देखेंगे मेमोराइजेशन क्या है और क्या ये कैशिंग है. देन मेमोराइजेशन के क्या रूल्स हैं जो उसे सेपरेट आउट करते हैं कैशिंग से. देन विल सी कि किस तरह के डेटा को हम मेमोराइज कर सकते हैं. और फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ का एग्जांपल, जहाँ पे तुम मेमोराइजेशन का एक बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन देखोगे. उसके बाद हम थोड़ा कोड करेंगे. मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट में मेमोराइजेशन करते हैं. मेमोराइजेशन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स और कितनी मेमोरी हम मेमोराइजेशन में कंज्यूम कर सकते हैं और जो मेमोरी हम कंज्यूम करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, किस कॉस्ट पे हम मेमोराइजेशन अचीव करते हैं. सो दिस इज़ आवर एजेंडा फॉर टुडे. ओके सो बिफोर गोइंग इनटू वर्किंग मेमोरी, लेट मी शेयर वन इंसिडेंट. सो जब मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया नाइट में, जनरली हर घर में रात को लोग मिल्क बॉईल करते हैं और गर्मी के दिनों में फ्रिज में रखते हैं. सेम स्टोरी मेरे घर में भी है. मेरी वाइफ रात में दूध बॉईल करती है और उसको फ्रिज में रख देती थी. बट द फ्रिज इज़ इन माई रूम और जब मैं सेशन लेता था, शी कांट कम. सो उसने मुझको इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई सेशन के बाद दूध को फ्रिज में रख देना. बट ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास और भी काम थे. सेशन के बाद मैं एडिटिंग में लग गया, शेयरिंग में लग गया और मैं भूल गया. फिर मुझे मॉर्निंग में कई बार कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े दूध ना रखने के. धीरे धीरे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. आई क्रिएटेड अ हैबिट कि भाई मैं अब दूध पीना शुरू करूँगा. हर सेशन के बाद आई विल ड्रिंक मिल्क सो दैट मैं अपना हिस्सा लेने के बाद दूध को वापस फ्रिज में रख दूँ. सो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बट यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी कि मैं भूल क्यों जाता हूँ. रोज़ मेरी वाइफ मुझको बोलती है कि रख दो, बट मैं रोज़ भूल जाता हूँ. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड वर्किंग मेमोरी. वर्किंग मेमोरी हमारी कॉन्शियसनेस का वो पार्ट है जो हमेशा अवेयर रहता है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में. अभी जो हम सेशन ले रहे हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी एक्टिवेटेड है. वी कैन नॉट टर्न ऑफ आर वर्किंग मेमोरी. अगर हम वर्किंग मेमोरी को टर्न ऑफ कर दें तो हम कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि जो वर्किंग मेमोरी है वही हमसे सारे काम करवाती है. वर्किंग मेमोरी हमें अलाउ करती है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में, और जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए. कोई हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको वापस हमारे सामने लाने के लिए. और फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई आइसक्रीम खाई या कोई स्मेल को फील किया, तो ये वर्किंग मेमोरी का काम है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई और जुड़ी हुई याद को खींच के लाए हमारे सामने. ओके और ये वर्किंग मेमोरी ही हमें हेल्प करती है छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ टू ड्राइव अ कार, या फिर मेरे होटल की कीज़ कहाँ पे हैं. ये सारी चीज़ें वर्किंग मेमोरी हमें हेल्प करती है करने में. अब
कुछ और चीज़ें हैं जो वर्किंग मेमोरी हमें अलाउ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि भाई अगर मार्केट जा रहे हो तो ये सामान लेके आ जाना, ओके। और कई बार होता है कि हम चीज़ें भूल भी जाते हैं, हमसे 10 चीज़ें बोली जाती हैं बट हम 2-3 चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि वर्किंग मेमोरी ऐसे ही काम करती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वर्किंग मेमोरी इज़ लिमिटेड इन कैपेसिटी, इन टाइम, इन फोकस। वर्किंग मेमोरी में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं रख सकते हैं, हम वही चीज़ रख सकते हैं जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी मेमोरीज़ को वर्किंग मेमोरी में फ़िट इन नहीं कर सकता हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास बहुत छोटा सा स्पेस है वर्किंग मेमोरी में चीज़ों को रखने के लिए। तो हाउ कैन आई मैक्सिमाइज इट? सो वेल, वी हैव टू प्रोसेस एवरीथिंग जो भी वर्किंग मेमोरी में जाता है। और कैसे मैं प्रोसेस कर सकता हूँ? वेल, टू डिस्कस दैट थिंग विथ समवन, जो भी चीज़ हमने सीखी है उसे अप्लाई करके, लिख के और विजुअलाइज करके। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस पे वर्क करता है। इमेजेस हमें बहुत जल्दी याद रहती हैं या जल्दी याद हो जाती हैं। अब ये अप्लाई इट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार तुमको लगता होगा सेशन देख के मेरा, या कहीं पर भी कोई आर्टिकल पढ़ के, कि तुमको चीज़ें आ गई हैं, बट इट्स वेरी रेयर कि तुम उसको लॉन्ग टर्म में याद रखो। बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे वर्किंग मेमोरी में है, उस टाइम पे आ गया, बट धीरे धीरे तुम उसको भूल जाओगे, माइट भी 1 घंटे बाद ही भूल जाओ। एग्ज़ाम में तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होगे। कल एग्ज़ाम है, आज तुमने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया, तुम्हारी वर्किंग मेमोरी में फिट हो गया, अगले दिन तुमने एग्ज़ाम दिया, सब भूल गए। ओके, सो अगर तुम्हें किसी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखना है, यू हैव टू अप्लाई इट। उसको एक्सपीरियंस करो, किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करो, उसको लिखो और उसको विजुअलाइज करो। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन इट। नेक्स्ट, एट द एंड, ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें वर्किंग मेमोरी के बारे में बताई, इसका जो क्रक्स निकल के आता है, वॉट वी प्रोसेस वी लर्न। इफ़ वी आर नॉट प्रोसेसिंग लाइफ, वी आर नॉट लिविंग इट। प्रोसेस इट एंड लिव लाइफ। ये जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ टेड टॉक। ये लिंक मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो नाउ मैंने इनफ चीज़ें बता दी हैं वर्किंग मेमोरी के बारे में। नाउ लेट्स टेस्ट योर वर्किंग मेमोरी, ओके। एंड आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं 5 वर्ड्स तुमको बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना, और फिर मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके। सो हेयर आर दूज 5 वर्ड्स। पहला वर्ड है ट्री, जुपिटर, मनी, मिरर, वाटर, okay. So now my question to you guys is, what is 17 into 5? 82. Nice, nice. So now can you guys say last 5 words of alphabets in reverse order? Last 5. So अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको 5 वर्ड्स याद हैं जो मैंने बोले थे? नहीं याद है ना? सम ऑफ यू माइट रिमेंबर 3, सम ऑफ माइट रिमेंबर 4। तो दिस इज़ हाउ वर्किंग मेमोरी वर्क्स, ओके। जैसे जैसे चीज़ें डालते जाओगे, प्रीवियस चीज़ें मिटती जाएंगी। अब जिनकी वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग होती है वो डिबेट अच्छा कर लेते हैं, स्टोरी टेलिंग में अच्छे होते हैं। फॉर दोज हु आर सीइंग इट इन रिकॉर्डिंग, लेट मी नो इन कमेंट्स कि कितने वर्ड्स वो बता पाए या वो याद रख पाए। सो
मेमोराइजेशन इज़ टोटली रिलेटेड टू वर्किंग मेमोरी। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन के पास वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है, सॉफ्टवेयर्स के पास बहुत कम मेमोरी होती है चीज़ों को याद रखने के लिए। वी कैन नॉट पुट एवरीथिंग टू मेमोराइज। ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग जो तुमको याद रखनी है। वी कैन ओनली पुट लिमिटेड थिंग्स इन मेमोरी फॉर मेमोराइजेशन। और जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्किंग मेमोरी में चीज़ों को कम टाइम के लिए रख पाता है, मेमोराइजेशन में भी चीज़ें कम टाइम के लिए रहती हैं। अगर तुम ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, एवरीथिंग विल गॉन। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये मेमोराइजेशन है क्या। सो मेमोराइजेशन सिंपली एक तरीका है जिसमें हम एक फंक्शन को हेल्प करते हैं टू रन इन अ फास्टर वे। अगर कोई फंक्शन 10 मिली सेकेंड ले रहा है, अगर मैं उसको दोबारा कॉल करूँगा तो माइट भी वो 1 मिली सेकेंड ले। तो मेमोराइजेशन में हम सिर्फ एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाते हैं। ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन को तुम मेमोराइज कर सकते हो। स्पेसिफिकली रिकर्सिव फंक्शन में इसका यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार हम रिकर्सिव फंक्शन में सेम स्टेप्स को बार बार करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं। ओके, तो अब ये हम मेमोराइजेशन करते कैसे हैं, लेट्स सी। सो वी सिंपली स्टोर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल एंड रीयूजिंग देम व्हेन द सेम इनपुट अगर अगेन। सो जब भी हम किसी फंक्शन में कोई एक्सपेंसिव टास्क करते हैं और फिर वही सेम टास्क दोबारा करते हैं सेम इनपुट के साथ, हम प्रीवियस रिजल्ट को ही रिटर्न कर देते हैं। सो लेट्स सी इन कोड कि ये कैसे करते हैं। सो यहाँ पर मैं VS कोड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस AI एडिटर, कर्सर AI एडिटर। बेसिकली ये कोड कंप्लीशन में मुझे हेल्प कर देता है बहुत सारा, और यू गाइस कैन हैव अ लुक। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एटलीस्ट फॉर मी। मैं 3-4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। द ओनली थिंग इज़ कि अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अवॉइड loading your project code into this, because this might upload that code to their server, use it for training purpose, और might भी तुम्हारा कोड लीक हो जाए, कोई बंदा कुछ सर्टेन पीस सर्च करे और तुम्हारा कोड शो अप हो जाए। तो ओनली यूज़ इट फॉर योर लर्निंग प्रोजेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। राइट साइड में मेरा कंसोल है। सो if I type here console.log hello will be printed in the console. You can easily see it here. Okay, now let's see how can we implement a memoization in a function. So मैं simply एक function यहाँ पे create करता हूँ, sum function, जो कि simply return कर रहा है return 1+1। ओके, और इसको मैं सिंपली कंसोल कर लेता हूँ। इन कंसोल आई एम गेटिंग 2। बट व्हाट इफ़ ये जो सम फंक्शन है ये कुछ ज़्यादा टाइम ले। यहाँ पे मैं एक वाइल लूप का यूज़ करके थोड़ा डिले ऐड कर देता हूँ, और i लेस देन एंड लेट्स इंक्रीमेंट i। सो अभी मेरा जो सम फंक्शन है वो सिग्निफिकेंट ज़्यादा टाइम लेगा। अभी अगर मैं इस सम फंक्शन को बार बार कॉल करूं तो अगेन मैं कोई इनपुट नहीं पास कर रहा हूं, बट हर फंक्शन कॉल पे मुझे सेम टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं मेमोराइजेशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसको मैं किसी वेरिएबल में रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर रिज़ल्ट। इनिशियल में मैं इसको नल रखता हूँ, ठीक है। और सम फंक्शन के अंदर मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ, अगर रिज़ल्ट में वैल्यू है दैट मीन्स कि ये फंक्शन पहले चल चुका है, तो भाई सीधे रिज़ल्ट रिटर्न कर दो। अदरवाइज रिज़ल्ट में तुम सिंपली 1+1 कर दो। तो अभी होगा क्या,
फर्स्ट टाइम जब मेरा सम फंक्शन कॉल होगा, रिजल्ट में कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोड नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट में 1+1 असाइन हो जाएगा, 1+1 रिटर्न हो जाएगा। जो सब्सीक्वेंट फंक्शन कॉल्स हैं, उन फंक्शन कॉल में जो रिजल्ट है वो इस वेरिएबल से जाएगा। सो ये एक मोटा मोटा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि इस तरह से हम मेमोराइजेशन अचीव कर सकते हैं। अब ये ऑप्टिमाइज्ड तरीका नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोड काम नहीं करेगा। दिस कोड विल वर्क इन एवरी केस एज सुन एज योर इनपुट इज सेम। ठीक है, वी सिंपली टेक अ वेरिएबल, और अगर वो फर्स्ट कॉल होती है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें डेटा डाल देते हैं, और नेक्स्ट कॉल में सिंपली हम वेरिएबल से डेटा रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू मेमोराइजेशन। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या मेमोराइजेशन कैशिंग है? वेल, कैशिंग में भी तो हम यही करते हैं, डेटा को रख लेते हैं अपने पास सो दैट जब डेटा की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम उसको मेमोरी से लोड कर लें। वेल, मेमोराइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कैशिंग। Memoization is a form of caching. It's not exactly caching. Caching एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्राउज़र कैशिंग। अभी अगर मैंने ये जो रिज़ल्ट है इसको अगर मैंने लोकली स्टोरेज में रख दिया होता तो वो मेमोराइजेशन नहीं होता, वो कैशिंग हो जाती। जब तक तुमने जो डेटा वेरिएबल में रखा हुआ है वो बस वेरिएबल में है, वो बस रैम में है, तब तक वो मेमोराइजेशन है। अगर तुमने उसको किसी भी परमानेंट स्टोरेज लोकेशन पे डाल दिया तो दैट इज़ अ कैशिंग। ओके, सो दिस इज़ हाउ मेमोराइजेशन एंड कैशिंग डिफर्स। कैशिंग में हम डेटा को परमानेंट लोकेशन पे मूव कर देते हैं, जैसे कि कुकीज़, लोकल स्टोरेज, माइट बी इंडेक्स्ड डीबी, सो दैट वो वहाँ पे परमानेंटली रहें। मेमोराइजेशन में इट्स जस्ट अ टेम्पररी गेम, जब तक एप्लीकेशन मेमोरी में है चीज़ें चलेंगी, एक बार टैब बंद हुई, ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ, एवरीथिंग इज़ गॉन। ओके, अब ये जो रूल ऑफ मेमोराइजेशन है ये यही रूल है कि योर डेटा शुड बी इन मेमोरी। अगर तुम उसको परमानेंट लोकेशन में मूव करोगे सो दैट्स नॉट अ memorization, that's caching. Okay, now what kind of data we memorize and what to put on memorization? Well, let's see. You can memorize any possible data type used in any language. तुम किसी भी लैंग्वेज में हो, C, Java, C Sharp, JavaScript, that doesn't matter. उस लैंग्वेज में जो भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं तुम सबको मेमोराइज कर सकते हो। The only rule is it must be in a variable. Okay, वो किसी भी स्टोरेज लोकेशन में नहीं होना चाहिए। API रिजल्ट, इसको तुम मेमोराइज कर सकते हो, कोई कंप्यूटेशन लॉजिक है उसको मेमोराइज कर सकते हो, यूज़र की सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस उसको मेमोराइज कर सकते हो, फॉर्म की फील्ड वैल्यूज़ उसको तुम मेमोराइज करके रख सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ डेटा आर द एग्जाम्पल्स जो हम मेमोराइज करके रखते हैं अपने पास। अब क्या इसका ये मतलब है कि मैं अपनी एप्लीकेशन में जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं सबको मेमोराइज कर लूँ, हर फंक्शन को मेमोराइज कर लूँ? वेल, नो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में वर्किंग मेमोरी लिमिटेड है, सिमिलरली कंप्यूटर्स में भी जो रैम है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो भी तुम मेमोराइज करते हो वो रैम में रहता है, और रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। उसमें वही प्रोग्राम्स जाते हैं जो रन हो रहे होते हैं। अगर तुम जनरली देखो, लोगों की रैम 16 GB 32 GB ही रहती है, इससे ज़्यादा रेयरली किसी की होती है। और अगर कोई बंदा नॉर्मल यूज़र है तो उसमें तो 8 GB ही होगी, और उस 8 GB में ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा है, एंटीवायरस, ब्राउज़र्स,
तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स, और उसमें तुम अलग से अपनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते हो. यू हैव टू थिंक कि कौन सी चीज़ मुझे मेमोराइज करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट देगी. और उसका सिंपल सा रूल है, अगर कोई हैवी कैलकुलेशन कर रहे हो, बार बार कर रहे हो विथ सेम इनपुट, देन यू कैन मेमोराइज इट. अब कैसे पता करोगे कि क्या हैवी कैलकुलेशन है क्या नहीं, वी विल कम टू इट. बट बिफोर दैट लेट्स सी अ एग्जाम्पल, जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते. ओके, सो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या तुम लोग भी जो सेशन में हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों के पास एक वर्किंग डेस्क होगी. अगर वर्किंग डेस्क ना भी हो, अगर तुम बेड में हो, कहीं पर भी हो, तुम्हारे आसपास वो चीज़ें होंगी जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, और वो चीज़ें बहुत लिमिटेड होंगी. अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी वर्क डेस्क में अपने पूरे कमरे का सामान ला के रख दो कि भाई मैं तो ये शर्ट पहनता हूँ इसको भी रख दूँ, खाना खाता हूँ तो मैं चावल आटा सब ला के रख दूँ. हम ऐसा कभी नहीं करते. हम सिर्फ वही चीज़ रखते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, और टाइम के साथ वो चीज़ें भी बढ़ती रहती हैं. टेबल पे मेस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. हम क्या करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो हटा देते हैं. तो जिस तरह से रियल लाइफ में हम सिर्फ वही चीज़ें अपने पास रखते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और अगर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हम कम करते हैं बेस्ड ऑन सम डिसीज़न कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, तो सेम गोज़ विथ लैंग्वेजेस. हम वही चीज़ मेमोराइज करते हैं जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, नाउ लेट्स सी कि 3 वेज क्या हैं चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए. सो द फर्स्ट वे इन जावास्क्रिप्ट जिससे हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं इज़ वाया क्लोजर्स. सेकंड है वाया हायर ऑर्डर फंक्शन. हायर ऑर्डर फंक्शन में भी हम क्लोजर का यूज़ करते हैं, बट ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन हम प्रिपेयर करते हैं, दिस इज़ जनरली रीयूजेबल. हर फंक्शन को हम इसकी हेल्प से मेमोराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हायर ऑर्डर फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर. इस तरीके में हमें कोई एडिशनल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना पड़ता. ये तरीका जनरली रिकर्शन में यूज़ होता है. ओके, तो फर्स्ट लेट्स सी ये तीनों तरीके वन बाय वन, देन आई विल टेल यू कि हाउ कैन यू चेक इफ समथिंग इज एक्सपेंसिव. देयर इज क्लियरली अ गाइडलाइन जिसको तुम फॉलो करके सिंपली चेक कर सकते हो कि कोई फंक्शन एक्सपेंसिव है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट सी द क्लोजर वे. सेम एग्जांपल जो हमने अभी इस सम फंक्शन के साथ किया है, यहाँ पे मैंने अभी ग्लोबल वेरिएबल रिजल्ट बनाया है. सो दिस इज़ नॉट द गुड वे. हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ वैल्यू, मैं सिंपली यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ. ओके, और इस फंक्शन में मैं जो मेरा एक्चुअल काम है वो करता हूँ, और इस वेर रिजल्ट को अंदर मूव कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लेट. ओके, और अभी मैं इस सम को डायरेक्टली कॉल करूँगा तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज अगेन फर्स्ट कॉल में मुझे एक फंक्शन मिलेगा. सो लेट्स रीनेम दिस सम टू मेमोराइज्ड सम. ओके, एंड लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल सम मेमोराइज सम. ठीक है, सो नाउ दिस इज वर्किंग. सो ये जो तरीका है, दिस इज यूजिंग क्लोजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ पर सिंपली मैंने एक क्लोजर क्रिएट कर लिया है. अभी क्या है कि ये रिजल्ट इज प्राइवेट, मैं इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता. वेन एवर आई कॉल दिस फंक्शन हैज़ एक्सेस टू दिस वेरिएबल, और बेस्ड ऑन फ्यू चेक्स आई कैन रिटर्न द कैश्ड रिजल्ट. नाउ अभी ये फंक्शन कंप्लीट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट चेकिंग एनीथिंग. बेसिकली हम बस चेक कर रहे हैं रिजल्ट है या नहीं. लेट्स
रिमूव दिस लूप बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ. हम समझ चुके हैं कि अगर फंक्शन एक्सपेंसिव है हम तभी मेमोराइज करेंगे. यहाँ पे मैं चीज़ों को डायनामिक वे में करता हूँ. अब मैं सम में कुछ इनपुट प्रोवाइड कर देता हूँ. 2,3, 3,1, 3,1 अगेन एंड 2,3. ठीक है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ. इसे मैं 5,3 कर देता हूँ और एक जगह मैंने सेम इनपुट प्रोवाइड किया है. तो अभी एक वेरिएबल बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट यहाँ पे मैं वेरियस इनपुट्स को ट्रैक कर सकूँ. और ये जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे मुझे n1 एंड n2 मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे पास किए हैं. नाउ आई विल create a new variable const sum result n1 plus n2. I will return this sum result. और अभी ये जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट में जो भी सम रिजल्ट है उसको मुझे सेव कराना है. तो आई विल रिमूव दिस लाइन एंड फॉर दिस रिजल्ट ऑब्जेक्ट जो की है वो मैं जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका यूज़ करके की बना लूँगा, सो दैट जब सेम की के लिए फंक्शन कॉल हो तो मैं डेटा कैशे से उठा लूँ. तो यहाँ पे सिंपली मैं स्ट्रिंग वे यूज़ कर लूँगा. मैंने टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लिया है नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए और सम रिजल्ट को ऑब्जेक्ट में सेव करा लिया है. जनरली तुम लोगों को करता हुआ देखोगे वो आर्ग्यूमेंट्स को क्या करते हैं कि एरे में पिक कर लेते हैं और फिर इस आर्ग्स को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में सेव करा देते हैं. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. ओके, और अगेन सिंपली अभी मेरी जो कंडीशन है इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा. रिजल्ट मैं चेक कर लूँगा क्या n1 n2 पहले से हैं, अगर हैं तो कैश से रिटर्न कर दो. और यहाँ पे मैं कंसोल ऐड कर देता हूँ कैस्ट. सी जो ये 4 आया है ये कैस्ट से आया है. सो दिस इज हाउ यू डू मेमोराइजेशन यूजिंग अ क्लोजर फंक्शन. बेसिकली जो हमने अभी ये फंक्शन क्रिएट किया है मेमोराइज सम, इसको मैं रीयूज़ नहीं कर सकता फॉर अनदर फंक्शन. व्हाट इफ़ मेरे पास एक फंक्शन है टू फाइंड फिबोनाची. ऐसा ही कोड होता है फिबोनाची फाइंड करने का. नंबर हम पास करते हैं, अगर नंबर 1 या उससे छोटा होता है तो हम वो नंबर इटसेल्फ रिटर्न कर देते हैं. अदरवाइज वाया रिकर्शन हम सिंपली फिबोनाची n-1 प्लस n-2 कॉल कर लेते हैं. अब अगर मुझे इसको मेमोराइज करना है, आई कैन नॉट रीयूज़ दिस लॉजिक बिकॉज दिस इज स्टैटिक. तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड तरीका था जो मैंने मेंशन किया था, हायर ऑर्डर फंक्शन. अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक यूटिलिटी फंक्शन, फंक्शन मेमोराइज. ओके, अब ये फंक्शन सारे फंक्शन को मेमोराइज करेगा, मुझे एक फंक्शन मेमोराइज करके रिटर्न करेगा. ठीक है, तो इस मेमोराइज फंक्शन में मैं एक फंक्शन पास करूंगा जो मैं मेमोराइज करना चाहता हूँ. ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने एक फंक्शन यहाँ पे पास किया जिसको मुझे मेमोराइज करना है, एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया, एक फंक्शन रिटर्न कर दिया. जो भी यूज़र ने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भेजा, मैंने सिंपली उस आर्ग्यूमेंट को अपने ऑब्जेक्ट में चेक करने के लिए भेज दिया. क्या पहले से ही कुछ पड़ा है, अगर है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज फंक्शन को कॉल करो, जो रिज़ल्ट आया है उसको सेव करो और रिज़ल्ट को रिटर्न करा दो. अब ये कोड मुझे AI ने जनरेट करके दिया. अब यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक्स ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ. जो फंक्शन हम मेमोराइज करते हैं उसमें पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं. फर्स्ट इशू यहाँ पे ये बस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूज़र सिर्फ एक पास करेगा, नहीं, यूज़र कई सारे पास कर सकता है. ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आई एम अननेसेसरीली कॉलिंग माई फंक्शन ट्वाइस.
this is something that we can fix, const res, and we can use this res here. Okay, so that एक ही बार मेरी function call हो, दो बार ना हो. And to fix this we can use rest operator args. सारे arguments को मैंने collect कर लिया and I will check for this args. Okay, अब एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ स्ट्रिंग ही एज अ की जाती है. ये आर्ग्स मेरा एरे रहेगा. जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं. और सिंपली यहाँ पे आर्ग्स और यहाँ पे हम स्प्रेड करके भेज देंगे. तो नाउ दिस इज़ माई मेमोराइज फंक्शन जो अब हर फंक्शन के लिए काम करेगा. ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. मैं अभी इस मेमोराइज्ड सम को अब हटा देता हूँ. वी डोंट नीड इट. वी नीड दिस Fibonacci वन. ओके, फर्स्ट लेट्स कॉल दिस Fibonacci वन विदाउट मेमोराइजिंग इट. console.log Fibonacci 10. लेट्स सी क्या रिटर्न करके देता है. 55. लेट मी मेक इट 100. सो फॉर 100 थोड़ा टाइम लग रहा है. अभी कुछ रिजल्ट आया नहीं है. लेट्स वेट. अभी भी लोडिंग चली रही है. यू गाइज कैन क्लियरली सी जो टूल बार है वहाँ पे लोडिंग अभी घूम ही रही है. लेट्स वेट फ्यू सेकेंड्स. अदरवाइज मैं इस नंबर को और छोटा यूज़ करूँगा. सो लेट मी यूज़ अ स्मॉलर नंबर 50 and let's refresh it. Now this is stuck. I have to open new tab and let's decrease this number to 5 so that ये दोबारा से hang ना हो. And let's open the inspect panel. Let's check the console. So अभी मुझे 5 मिला. So 5 में I am getting 5. Let me change it to 23. So यहाँ पे मुझे अगेन 23 पे जो Fibonacci नंबर है वो दिख गया. Let me change it to 43. So 43 में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है. I hope कि ये मुझे आउटपुट दे दे 43 में. अदरवाइज I have to use another small number. So see 43 में थोड़ा सा टाइम लगा बट मुझे Fibonacci नंबर मिल गया. नाउ हाउ कैन आई चेक कि कितना टाइम लगा इसमें. वेल सो 3 तरीके हैं. ठीक है, टू चेक कि एक फंक्शन ने कितना टाइम लिया. फर्स्ट वे इज यू यूज डेट्स. यू सिंपली क्रिएट अ कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल टू न्यू डेट. और जब भी फंक्शन कॉल ख़त्म हो जाए तो यू कैन सिंपली डू दिस न्यू डेट माइनस स्टार्ट. तो तुम्हें मिली सेकेंड्स में टाइम मिल जाएगा. यू कैन डू दैट. ओके, सेकेंड वे इज परफॉर्मेंस डॉट नाउ. ये भी तुम्हें टाइम मिली सेकेंड्स में देता है. स्टार्ट में तुम इसको सेव करके रख लो और एंड में दोबारा से निकाल के माइनस कर दो. जो थर्ड वे है वी विल यूज़ दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी टू यूज़. सो जैसे हम console.log करते हैं वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है console.time. और console.time एक यूनिक स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेता है. तुम यहाँ पे कितने भी टाइमर शुरू कर सकते हो. जैसे ही तुम कोई स्ट्रिंग पास करोगे उस स्ट्रिंग के बेसिस पे एक टाइमर रजिस्टर हो जाता है. ठीक है, और तुम उस टाइमर को कितनी बार भी कॉल कर सकते हो कि उस टाइमर की क्या वैल्यू है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ console.timeLog और यहाँ पे मुझे वो स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी. मैंने Fibonacci पास कर दी है. अगर किसी मोमेंट पे तुम्हें लगे कि तुम्हें टाइमर को बंद करना है यू कैन कॉल टाइम एंड. बट अभी यहाँ पे मुझे टाइम को बंद नहीं करना तो आई विल कॉल टाइम लॉग. ओके, सो लेट्स सी कंसोल में अपने को क्या दिखता है. तो अभी लोडिंग चल रही है. लेट्स सी. सो 5 3 2 3 5 सेकेंड लिए इसने. ओके, अब यहाँ पे आता है $1 million क्वेश्चन. हाउ कैन यू चेक इफ समथिंग इज एक्सपेंसिव. सो इफ एनी फंक्शन is taking 1 millisecond or greater than 1 millisecond then that function is considered to be slow.
अगर तुम्हारा फंक्शन 1 मिली सेकेंड से कम के टाइम में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अनटिल एंड अनलेस तुम वहाँ पे कोई डॉम मैनिपुलेशन ना कर रहे हो. सो जब भी तुम्हें लगे कि यार मुझे इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है, कैशे करना है, मेमोराइज करना है, पहले फाइंड आउट करो भाई ये टाइम कितना ले रहा है. अगर वो 5 लाइक से 0.5 ms में हो जा रहा है, देर इज़ नो परफॉर्मेंस बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट. सो फर्स्ट चेक, अगर 1 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है देन यू हैव टू मेमोराइज इट. अब यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कि हाँ भाई ये तो 5 सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आई हैव टू मेमोराइज इट. नाउ देयर आर मल्टीपल वेज. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम न्यू टू जावास्क्रिप्ट. मैं सिंपली कुछ ऐसा कर सकता हूँ, वेर मेमो, और सिंपली इस फैबोनाची फंक्शन में चेक कर सकता हूँ. अगर भाई मेमो में नंबर पड़ा हुआ है तो रिटर्न मेमो, अदरवाइज व्हाट, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. बस यहाँ पर क्या करो, रेस्ट को एक वेरिएबल में रख लो और जब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए उसको मेमो में डाल दो और रिटर्न को रिजल्ट कर दो. नाउ लेट्स सी, लेट्स सेव इट एंड लेट्स कॉल इट ट्वाइस. अभी मैं यहाँ पे टाइम एंड कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से कॉल कर लेता हूँ, Fibonacci 2. लेट्स ट्राई विथ another नंबर. सो इन क्रोम यू गाइज कैन क्लियरली सी द टाइम. जो मेरा पहला Fibonacci है दैट इज़ टेकिंग 0.3 मिली सेकेंड, और जो सेकेंड वन है दैट इज़ टेकिंग 0.01, क्योंकि वो मैं मेमोराइजेशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, नाउ लेट मी इंक्रीज दिस 1000 नंबर टू 1200. लेट मी रिफ्रेश इट. सो सी अभी ये 0.3 ms ले रहा है. अब माई मशीन इज़ पावरफुल सो आई कैन थ्रॉटल इट. लेट्स गो टू परफॉर्मेंस, और यहाँ पे मैं अपने CPU को स्लो कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं 4x कर देता हूँ, 4x स्लो. लेट्स गो टू कंसोल एंड लेट्स नाउ रिफ्रेश इट. अभी देखो ये 1 मिली सेकेंड का टाइम लेने लगा. तो अब जो यूज़र हैं उनकी मशीन जाहिर सी बात है इतनी हाई एंड की नहीं होगी, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा टाइम ले सकता है. तो सी मेरा ये Fibonacci कैलकुलेटर 1200 नंबर के लिए 1 सेकेंड ले रहा है. अभी अगर मैं इसे 10 बार कॉल कर लूँ तो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, बट नॉट नाउ. अभी अगर मैं इसको कितनी बार भी कॉल कर लूँ मुझे हर बार बस 0 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हर बार कैशे से निकाल रहा हूँ. तो दिस इज़ हाउ यू विल डिसाइड कि भाई कब मुझे किसी फंक्शन को कैशे करना है और कब मुझे किसी फंक्शन को कैशे नहीं करना. ओके, सिंपली चेक कि वो फंक्शन कितना टाइम ले रहा है. अगर वो 1 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा ले रहा है दैट मीन्स दिस इज़ अ एक्सपेंसिव फंक्शन एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट फंक्शन रिजल्ट. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कोड, और यहाँ पे हम रिविजिट करते हैं अपने Fibonacci फंक्शन को. अब यहाँ पे देखो, ना तो मैंने क्लोजर यूज़ किया है ना तो मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ किया है. सो दिस इज़ अगेन वेरी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेमोराइजेशन. इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं. लेट मी रिमूव दिस मेमोराइजेशन कोड, और हम यहाँ पे इसे वाया हायर ऑर्डर फंक्शन करेंगे जो हमने अपना रीयूजेबल मेमोराइज फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है. तो हम सिंपली अब हमें एक और नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मेम फिब इक्वल टू मेमोराइज Fibonacci. मैंने अपने मेमोराइज फंक्शन में Fibonacci फंक्शन को भेज दिया है सो दैट मुझे एक मेमोराइज्ड वर्जन मिल सके. अब मुझे नहीं पता कि इस मेमोराइज फंक्शन में क्या कोड लिखा हुआ है, मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी है. सब कुछ इनकैप्सुलेटेड है, एब्स्ट्रैक्टेड है इस मेमोराइज फंक्शन के अंदर. मेमोराइज अंदर इंटरनली क्लोजर ही यूज़ कर रहा है, कुछ ये अलग से नहीं कर रहा. बट ये काम समझ लो सीनियर डेव का है, ये फंक्शन क्रिएट करना और इसको कंज्यूम करना जो उसके जूनियर टीम मेंबर्स हैं.
तो अब जूनियर टीम मेंबर को टेंशन नहीं लेनी कि ये मेमोराइज फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उनको सिंपली कंज्यूम करना है। अभी अगर मैं सिंपली इस memfib को हर जगह रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे हमने अपना कोड चेंज कर दिया था, बट यहाँ पे हमने इस पीस ऑफ कोड को मॉडिफाई नहीं किया। सो लेट्स ऐड आर्ग्स हेयर सो दैट ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाए हमारी। लेट्स रिफ्रेश, अभी ये सही चल रहा है। 11 मिली सेकेंड ले रहा है जस्ट फॉर दिस 30, एंड दिस इज़ अगेन आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे सिस्टम पे, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम ले रहा है। बट यू कैन सी कि जो फर्स्ट कॉल है दैट इज़ ओनली टेकिंग 11 मिली सेकेंड, बट जो सब्सिक्वेंट कॉल्स हैं दैट आर टेकिंग 0 मिली सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू अचीव मेमोराइजेशन यूजिंग अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हम सिंपली एक यूटिलिटी फंक्शन लिख लेते हैं और जिस भी फंक्शन को मेमोराइज करना होता है हम उसे इस फंक्शन में पास कर देते हैं। एक तीसरा तरीका भी है जिसमें हमें ना तो कोई हायर ऑर्डर फंक्शन लिखना होता है, ना तो कोई थर्ड वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट टू हैव आर रिजल्ट। सो लेट्स सी वो कैसे करते हैं, बिकॉज दैट वे इज़ वेरी फैसिनेटिंग। जब मैंने ये तरीका देखा था आई वॉज लाइक वाओ, ये क्या है, दैट वॉज समथिंग न्यू टू मी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली instead of memoizing the Fibonacci function, we will not memoize it, we will simply call it. ओके, अब मैं इस Fibonacci फंक्शन को डायरेक्टली मेमोराइज करूँगा। मैं बाहर से ना तो इसमें कुछ भेजूँगा, बट आई विल लेवरेज कॉन्सेप्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। बिफोर ES6 दिस मेथड डजेंट एग्जिस्ट। इसी वजह से तुम अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब में तुम्हें ये तरीका मिलेगा ही नहीं कहीं। इट्स वेरी रेयर कि कोई तुम्हें ये तरीका एक्सप्लेन करे, बिकॉज मोस्टली जो वीडियोस हैं वो 2 से 3 साल पुराने हैं और वो सारे तरीके पुराने तरीकों को बताते हैं। बट दिस वे यूजेस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो कि ES6 में आए थे। सो इस वजह से ये तरीका काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट स्टिल यू विल स्टिल एबल टू फाइंड इट अगर तुम थोड़ा ज़्यादा सर्च करो। और जो सेकेंड वे है दैट इज़ वेरी कॉमन वाया क्लोजर। ओके, अब ये तरीका काम कैसे करता है। एज अ डेवलपर, मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ जिसका काम है एक एक्सपेंसिव फंक्शन को लिखना। एज अ जूनियर टीम मेंबर, एज अ न्यू टीम मेंबर, तुम्हारा काम है बस इस फंक्शन को कॉल करना लाइक दिस। ओके, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है मेमोराइजेशन की। अब मैं कैसे इसमें मेमोराइजेशन अचीव करूँगा विथ मिनिमम कोड चेंजेस। वेल, आई विल एक्सपेक्ट अ सेकेंड पैरामीटर कॉल्ड मेमो, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रख दूंगा ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और मैं सिंपली चेक कर लूँगा यहाँ पे इफ़ मेमो एन है तो रिटर्न मेमो एन, अदरवाइज जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको तुम मेमो एन में डाल दो और रिजल्ट को रिटर्न कर दो। और इस मेमो को मैं अगेन हर Fibonacci फंक्शन कॉल में भेज दूंगा लाइक दिस। सी 1 मिली सेकेंड 0 0 0 0। So this is the third way to achieve memoization. You can skip the higher order function way, even the closer way जहाँ पे तुम्हें एक additional variable खुद से create करना पड़ता था। You can use this way because this is the now new way to memorize it. इसे तुम जो फर्स्ट वे है उसका रिप्लेसमेंट बोल सकते हो, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू एडिशनली क्रिएट दिस हेयर लाइक दिस। फंडामेंटली ये बस तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये शॉर्ट हैंड है इस वाले तरीके का, बट ये तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दिस इज़ न्यू वन। सो दीज आर दी 3 ways बाई विच यू कैन मेमोराइज अ फंक्शन। ओके, अब ये जो तुमको मैंने मेमोराइजेशन की टेक्निक्स बताई, these you can find it anywhere in the
इंटरनेट, सिंपली प्रैक्टिस इट, ओके, कि कैसे तुम मेमोराइज कर सकते हो। अब जो चीज़ें मुझे बतानी है तुम्हें, मेमोराइजेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम कभी भी मेमोराइजेशन करोगे, यू हैव टू थिंक कि आई हैव लिमिटेड मेमोरी, मेरे पास कोई इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है। रैम में सब स्टोर होता है, ठीक है, रैम में, और रैम लिमिटेड होती है, सो यू कैन नॉट पुट एनीथिंग ऑन रैम। सो लेट्स सी। अब ये जो टेक्निक्स हैं ये तुम्हें हेल्प करती हैं जो डेटा तुमने मेमोराइज किया है उनको मैनेज करने में। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल इंटरवेंशन, इसमें हम क्या करते हैं, मेमोराइज करने के टाइम पे चेक करते हैं कि क्या मुझे कुछ रिमूव करने की ज़रूरत है क्या, तो वो रिमूव कर देते हैं। कैशे एक्सपायरेशन, हम एक टाइम सेट कर देते हैं कि भाई 1 घंटे के बाद मेरे कैशे में से 5 लास्ट के 5 डेटा डिलीट हो जाएं। हम इस तरह का लॉजिक लिख सकते हैं या पूरे कैशे पर टाइम सेट कर सकते हैं। थर्ड वे है लास्ट रिसेंटली यूज्ड। मैं माइट बी जो लास्ट 5 रिसेंटली यूज्ड हैं उनको रख के बाकी सारे रिमूव कर दूं, ओके, जो सबसे लेटेस्ट हैं बस उन्हीं को रखूं। इसे तुम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड भी बोल सकते हो, कि जो सबसे कम है, जो सबसे कम यूज़ हुए हैं उनको रिमूव कर दो। तो LRU को तुम 2 तरह से ट्रीट कर सकते हो, लास्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें जो लास्ट रिसेंटली यूज्ड है उनमें हम लिमिट सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5, कि जो भी लास्ट के 5 यूज़ हुए हैं उनको रखो, बाकी सबको रिमूव कर दो। दूसरा है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसमें जो ऐसे समझ लो लास्ट के 5 सबसे कम यूज़ हुए उनको हटा दो। नेक्स्ट होता है रैंडम रिप्लेसमेंट, जिसमें हम रैंडमली कोई काउंट फिक्स कर देते हैं कि 6 डेटा सेट रिमूव करने, वो हम रिमूव कर देते हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम कैशे का साइज़ लिमिट कर देते हैं, कि भाई जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट में डेटा रखते हैं, ऑब्जेक्ट में या एरे में, तो हम बोल देते हैं कि भाई एरे की लेंथ बस 10 ही होनी चाहिए, या ऑब्जेक्ट में बस 10 कीज़ होनी चाहिए। अगर एडिशनल कीज़ आएंगी तो कोई की रिप्लेस होगी, ओके। एंड नेक्स्ट है पिकिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स गार्बेज कलेक्ट तब तक नहीं होते हैं जब तक उनमें कोई भी डेटा पड़ा हुआ होता है, भले ही उस डेटा की ज़रूरत हो ना हो। हमारे पास 2 डेटा टाइप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं वीक मैप एंड वीक सेट। अब वीक मैप और वीक सेट का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर तुमने वीक मैप और वीक सेट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की है जिसको तुमने बाहर से डिलीट कर दिया है, तो ये उसको अपने अंदर से डिलीट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू। मेरे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें एक नेम है एक्स, ओके। अब मुझे इस पर्सन एक्स का जो सारा डेटा है वो मेमोराइज करके रखना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट में रखता हूँ फॉर एग्जांपल डेटा इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ पर्सन डेटा 1 2 3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्सन को नल, मुझे इसे लेट करना पड़ेगा, और कंसोल करता हूँ डेटा डॉट पर्सन, ठीक है। लेट्स सी कि कंसोल में क्या दिखता है। सो कंसोल में मुझे अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट पर्सन को अपने अंदर रखे हुए है, ये गार्बेज कलेक्ट होगा ही नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये पर्सन ऑब्जेक्ट कहीं से भी नल सेट हो, इसका जो रेफरेंस है वो हट जाए। तो अब ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली मैं यूज़ नहीं कर सकता, अब तुम्हें फिर यहाँ पे मैन्युअली कोड करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे खुद से आके डेटा डॉट पर्सन इक्वल टू नल करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम लेवरेज कर सकते हो वीक मैप का। वीक मैप सिंपली ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है,
मैप में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कैसे हम उनमें डेटा ऐड करते हैं। अब वीक मैप में तुम बस कीज़ को ही गार्बेज कलेक्ट करने के लायक बना सकते हो। जो भी चीज़ तुम्हें गार्बेज कलेक्ट करनी होती है उसे हम कीज़ में डाल देते हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्ट वीक मैप, न्यू वीक मैप डॉट सेट पर्सन, ठीक है। और इसको मैंने ऐड करने के बाद नल कर दिया, और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ wk मैप गेट पर्सन, लेट्स सी क्या मिलता है। सी अनडिफाइंड। अगर मैं इस नल वाली लाइन को कमेंट कर दूँ, आई विल गेट पर्सन, ठीक है। सम हैवी डेटा, मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट के करिस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल मल्टीपल एरेज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेट कर दिए, और मैं चाहता हूँ जब ये मेमोरी से हटे तो सारा कैशे भी हट जाए, तो आई विल यूज़ वीक मैप। ओके, अब इसका जो एग्जांपल है वो तब शाइन करता है, फॉर एग्जांपल तुम्हें डॉम नोड को भी रेफरेंस में रखना है, तुम्हें टू डू वगैरह डिलीट करने में कुछ मेमोराइजेशन का डेटा रखना है, कैशे मैनेज करना है, डॉम नोड रिमूव हो तो डेटा रिमूव हो जाए, तो तुम वीक मैप में डॉम नोड का रेफरेंस रख लो। जैसे ही डॉम नोड जाएगी सारा डेटा रिमूव हो जाएगा जो उससे एसोसिएटेड है। सो दिस इज़ वन वे दैट यू गाइज कैन एक्सप्लोर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच मेमोरी वी कैन यूज़। सो दिस इज़ वेरी subjective question. You can use memory as low as 10 MB. Everything will work great. And you can use memory as high as 1 GB, 2 GB, 3 GB. अब जितना ज़्यादा तुम ऊपर मूव करते जाओगे, तुम्हारी एप्लीकेशन उतनी अनप्रडिक्टेबल बनती जाएगी, क्योंकि माइट भी यूज़र के सिस्टम में बस 1 ही GB की रैम हो। देयर इज़ नो वे कि तुम्हारी वेबसाइट सर्वाइव करे, तुम्हारी टैब अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो व्हेन यू प्ले विथ हायर मेमोरी, यू जस्ट गेस कि भाई यूज़र के सिस्टम में इतनी मेमोरी हो। अब कई बार क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन का जो नेचर होता है वही ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। अब अगर तुम्हारी टारगेट ऑडियंस लो बजट वाली ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल अमेज़न को पता है कि उसकी जो वेबसाइट है भाई वो नॉर्मल पब्लिक खोलेगी, तो दे कैन नॉट अफोर्ड हायर मेमोरी कंजम्पशन, उन्हें लोअर साइड में ही रहना पड़ेगा, माइट बी लेस देन 40 MB। बट कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल यूट्यूब, उनको पता है कि भाई वीडियोस प्ले होंगे, मीडिया ग्राफिक्स है, तो वहाँ पे जो मेमोरी है वो दैट कैन गो अप टू 20 MB। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जज कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और यू कैन ऑलवेज चेक इन योर ब्राउज़र कि तुम्हारी एप्लीकेशन कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है। सो लेट्स सी कि पॉपुलर वेबसाइट्स कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं। लेट मी फर्स्ट ओपन अमेज़न and let's open the developer tools. Let's go to memory option. यहाँ पे you can simply take snapshot. See 28 MB यूज़ कर रही है। Now what you guys can do, simply explore the website for few seconds just to see कि जब तुम नेविगेट करते हो तब क्या मेमोरी कंजम्पशन में कोई चेंजेस आते हैं। अभी मैंने 2 पेजेस ट्रैवर्स कर लिए हैं। लेट्स टेक स्नैपशॉट अगेन। सो सी, मैंने 2 पेजेस चेंज किए, मेमोरी अप्रॉक्स 2 MB बढ़ गई। लेट्स विजिट मोर पेजेस। एंड नाउ लेट्स टेक स्नैपशॉट अगेन। सी, नाउ इट रीचेस टू 50 MB। तो अब तुम समझ सकते हो कि किस तरह से
मेमोरी बढ़ती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नाउ ये एक एग्जांपल था. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट मी ओपन लेंस कार्ट. अब जब मैंने लेंस कार्ट का चेक किया था, इनका मेमोरी कंजम्पशन तो भाई बहुत ज़्यादा था. आई डोंट नो कि कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं. सी 337 MB. दिस वेबसाइट इज़ कंज्यूमिंग 337 MB. डोंट नो वाई. मतलब ये ऑप्टिमाइज डेफिनेटली कर सकते हैं, बट दिस इज़ कंज्यूमिंग 337 MB. अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं ये लोग. लेट्स सी. अभी 32 MB हो गया है. एक्वा लेंस में अच्छा अभी डोमेन ही चेंज हो गया है, 48 MB. सो लेंस कार्ट की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे 337 MB है. एंड लेट्स सी Airbnb में क्या स्कोर जाता है. सी अप्रॉक्स 90 MB. तो यू कैन एज्यूम कि अगर लेस देन 100 MB है तो आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम. कॉस्ट ऑफ मेमोरी. सो जब भी तुम मेमोराइजेशन अचीव करते हो, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंप्यूटेशन पावर वर्सेस मेमोरी. तुम्हें CPU कॉस्ट सेव करनी है और मेमोरी बचानी है. अब अगर तुम्हें मेमोरी नहीं बचानी, तुम्हारे पास इनफ कंप्यूटेशन पावर है, देन डोंट मेमोराइज इट. ओके, बिकॉज memory cost of memoization is directly tied to the size of cache. जितना तुम्हारा कैशे साइज इंक्रीज होगा, तुम्हारी मेमोरी की कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी और यू माइट मेक योर एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव ड्यू टू हाई यूजेज ऑफ मेमोरी. Okay, so you have to very careful when we use memoization in terms of the size of your cache. Okay, and again यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जस्ट टू हैव अ कंक्लूजन टाइप ऑफ थिंग. मेमोराइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव when the performance gain from avoiding recomputation outweighs the memory cost of storing the cached result. Okay, next is related to unbound caching. बेसिकली इसका ये मतलब है अगर तुमने कैशिंग पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो यू विल गेट इनटू ट्रबल. Okay, depending on the use case you may need to prioritize cache freshness, memory efficiency और परफॉर्मेंस. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि तुम्हारा यूज़ केस क्या है. तुम्हें ऑलवेज ध्यान देना है साइज ऑफ योर कैशे बिकॉज दैट विल अफेक्ट यूजर्स बिहेवियर ऑफ योर एप्लीकेशन. ओके, so this was all about memoization. Now if you have any question then I can take.